सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत आज अपन देखते हैं राजस्थान के मुख्य पर्वत और पठार, अरावली और अन्य जो क्षेत्र हैं उसमें विभिन्न जो पर्वतमालाएं हैं उनके बारे में अपन देखें। कौन कौन से क्षेत्रों में कौन कौन से मुख्य जो पर्वत हैं वो स्थित हैं, जिनके बारे में सामान्यतः प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसमें पहला अपन देखते हैं मालखेत पहाड़ियाँ। मालखेत पहाड़ियाँ मालखेत पहाड़ियाँ जो हैं वो सीकर में स्थित हैं। सीकर में स्थित जो स्थानीय पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है मालखेत। ठीक है, सीकर में स्थित स्थानीय पहाड़ियाँ मालखेत पहाड़ियों के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है हर्ष पहाड़ियाँ। हर्ष पहाड़ियाँ, ये जो पहाड़ियाँ हैं वो भी सीकर में स्थित है। मालखेत पहाड़ियाँ भी सीकर में और हर्ष पहाड़ियाँ जो हैं वो भी सीकर में स्थित है। हर्ष पहाड़ियों में एक तो प्रसिद्ध जो जीर्ण माता मंदिर स्थित है। इसके अलावा हर्ष मंदिर, इन पहाड़ियों में जीर्ण माता मंदिर और हर्ष मंदिर स्थित है। इसके अलावा ये जो पहाड़ियाँ हैं हर्ष की पहाड़ियाँ, इनमें पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगाए गए हैं। यानी यहाँ पे जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है जिसमें पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है वो यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट है सुंधा पर्वत जालौर में स्थित है। जालौर में स्थित जो स्थानीय पहाड़ियाँ, जो जालौर भीनमाल जो क्षेत्र है, जालौर का भीनमाल क्षेत्र है, वहाँ पर ये पहाड़ियाँ स्थित हैं, सुंधा पर्वत। और यहाँ पर प्रसिद्ध जो सुंधा माता मंदिर स्थित है। जालौर में स्थित पहाड़ियाँ जहाँ पे सुंधा माता मंदिर है वो स्थित है। इस भाग में सुंधा पहाड़ियाँ, ठीक है। तो प्रसिद्ध सुंधा माता मंदिर, और एक किस लिए प्रसिद्ध है, जो सुंधा माता मंदिर क्षेत्र है उस पर्वतीय भाग में यहाँ पर राजस्थान का प्रथम रोपवे स्थापित किया गया था। रोपवे या रज्जू मार्ग, यानी पहाड़ी क्षेत्र पर जाने के लिए रज्जू मार्ग या रोपवे के द्वारा जो है वहाँ तक पहुँचा जाता है। और ये प्रथम जो रोपवे है, राजस्थान का पहला रोपवे था जो इस क्षेत्र में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अपन बात करें इसके बारे में तो यहाँ पे सुंधा माता वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। इस भाग में सुंधा माता वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है। सुंधा माता वन्य जीव अभयारण्य जो है उसको राजस्थान के पहले भालू अभयारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। भालू अभयारण्य, राजस्थान का प्रथम भालू अभयारण्य, तो इस रूप में जो है इसको जो है विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है मालानी पर्वत। मालानी पर्वत यहाँ पे जालौर और बाड़मेर का जो बालोतरा क्षेत्र है इसके मध्य स्थित जो पहाड़ी भाग हैं वो मालानी पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। ये आपके मालानी पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इसमें बालोतरा और जालौर, बालोतरा व जालौर के मध्य स्थित जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मालानी पर्वतीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट इसमें 56 की पहाड़ियाँ। 56 की पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत,
56 पहाड़ियाँ या नाकोड़ा पर्वत। तो बाड़मेर का जो सिवाना क्षेत्र है, सिवाना बाड़मेर का जो सिवाना क्षेत्र है, यहाँ पर जो गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, गोलाकार या गुंबदाकार, गोलाकार या गुंबदाकार जो पहाड़ी क्षेत्र है उसको स्थानीय भाषा में जो है क्या नाम दिया गया है, 56 की पहाड़ियाँ। इनको स्थानीय भाषा में 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। मुख्य रूप से यहाँ पे ग्रेनाइट जो चट्टानें हैं, ग्रेनाइट चट्टानें अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। इस भाग में ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा अपन बात करें मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, अजमेर में। मेरवाड़ा पहाड़ियों की स्थिति है अजमेर में। तो मुख्य रूप से ये जो पहाड़ी क्षेत्र है जिसको मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है, और अजमेर में स्थित ये जो पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़ और मेवाड़, मारवाड़ और मेवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनके मध्य स्थित है। या दूसरे शब्दों में अपन कहना चाहें तो मारवाड़ क्षेत्र और मेवाड़ की पहाड़ियों को अलग जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों के द्वारा। नेक्स्ट है त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट पहाड़ी, ये जैसलमेर में स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी जैसलमेर में स्थित पहाड़ियाँ, जहाँ पर जैसलमेर का जो किला है, जैसलमेर का प्रसिद्ध जो किला है वो इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। जो त्रिकुट पहाड़ी है उसी के ऊपर जैसलमेर का जो किला है वो स्थित है। नेक्स्ट है चिड़ियाटूक पहाड़ी, चिड़ियाटूक पहाड़ी, ये जो पहाड़ी है वो जोधपुर में स्थित है। यानी जोधपुर में स्थित पहाड़ी भाग चिड़ियाटूक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जोधपुर का जो प्रसिद्ध मेहरानगढ़ किला है, मेहरानगढ़ किला, वो इसी पहाड़ी भाग पर स्थित है। मेहरानगढ़ का जो किला है वो इसी पहाड़ी भाग पर स्थित है। नेक्स्ट है बीठली पहाड़ी, बीठली पहाड़ी, बीठली पहाड़ी अजमेर में। बीठली पहाड़ी कहाँ स्थित है, अजमेर में स्थित पहाड़ी जो है वो बीठली के नाम से जानी जाती है। इसको गढ़ बीठली, गढ़ बीठली या तारागढ़, गढ़ बीठली या जो तारागढ़ का किला है वो इसी पहाड़ी भाग में स्थित है। इसलिए इस पहाड़ी भाग में बीठली पहाड़ी में तारागढ़ का किला स्थित होने के कारण से इसको किस नाम से जाना जाता है, गढ़ बीठली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आड़ावाला डूंगर या आड़ावाला पर्वत, बूंदी में। आड़ावाला जो पर्वत है वो बूंदी में स्थित है। अपन ने पढ़ा था अरावली का स्थानीय जो नाम है वो है अड़ावता या अड़ावला। अरावली का जो स्थानीय नाम है वो अड़ावता या अरावला के नाम से जानी जाती है। और आड़ावाला जो पर्वत है वो स्थित है बूंदी में। महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जो पर्वतीय भाग है, दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है, ये जो पूरा का पूरा दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, तो बूंदी में स्थित ये जो पहाड़ियाँ हैं वो इस पठारी भाग का अंतिम छोर है। और इसके इधर तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आ गया, और इधर जो है वो आपका बनास का जो मैदानी क्षेत्र है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैदान और जो पठारी भाग है उन दोनों को अलग करते एक पर्वत स्कंद के रूप में, यानी खड़े पर्वतों के रूप में, जिनका ढाल काफ़ी तीव्र है, तो ऐसे खड़े पर्वतों के रूप में पाया जाता है। यह आपके अड़ावाला पर्वत जो कि बूंदी में स्थित है। नेक्स्ट है आपके हर्षनाथ की पहाड़ियाँ। देखिए जो हर्ष पर्वत है वो कहाँ पे स्थित है, सीकर में।
और हर्षनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वो स्थित हैं अलवर में। ठीक है, तो इसमें अपने को ध्यान में रखना है हर्ष पर्वत और हर्षनाथ पहाड़ियाँ दोनों अलग अलग हैं। हर्ष पर्वत एवं हर्षनाथ पहाड़ियाँ, तो हर्षनाथ पहाड़ियाँ ये जो है अलवर में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं वो किस नाम से जानी जाती हैं? हर्षनाथ पहाड़ियों के नाम से। इसके अलावा भोजागढ़ पहाड़ ये झुंझुनू में स्थित स्थानीय पहाड़ियाँ हैं जो भोजागढ़ पहाड़ के नाम से जानी जाती हैं। भोजागढ़ पहाड़ झुंझुनू में स्थित स्थानीय पहाड़ियाँ जो कि भोजागढ़ के नाम से जानी जाती हैं। नेक्स्ट है बीजासन पहाड़ी जो है वो भीलवाड़ा में, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। बीजासन पहाड़ी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा लोहागढ़ झुंझुनू में, लोहागढ़ या इसको लोहारगल की जो पहाड़ियाँ हैं वो भी कही जाती हैं। यहाँ पर प्रसिद्ध जो तीर्थ स्थल है लोहारगल वो यहीं पे स्थित है और प्रसिद्ध सूर्य मंदिर, लोहारगल का जो सूर्य मंदिर है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। इसके अलावा बिजोलिया पहाड़ी बिजोलिया भीलवाड़ा में, बिजोलिया की जो पहाड़ी है वो बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। इसके अलावा टाटगढ़ रावली की पहाड़ियाँ ये आपके अजमेर में स्थित है। टाटगढ़ रावली की पहाड़ियाँ अजमेर में स्थित है। अजमेर का जो टाटगढ़ रावली क्षेत्र इसके चारों ओर राजसमंद का विस्तार है और ये खंडित ज़िले में जो अजमेर है उसमें जो टाटगढ़ रावली वाला भाग है वो खंडित के रूप में आता है। और यहाँ पर एक अभयारण्य टाटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य वो भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ या जिसको मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। मुकुंदरा हिल्स ये जो पहाड़ियाँ हैं वो अगर अपन भौतिक दृष्टि से देखें तो अरावली का हिस्सा नहीं कही जा सकती हैं। ये मुकुंदरा हिल्स जो हैं वो इस प्रकार से कोटा और जो झालावाड़ क्षेत्र है यहाँ पर स्थित है। मुकुंदरा हिल्स ये अर्धचंद्राकार रूप में इस प्रकार से यहाँ तक बूंदी तक आ जाती हैं। तो अर्धचंद्राकार रूप में कोटा और झालावाड़, कोटा व झालावाड़ में स्थित, कोटा और झालावाड़ में विस्तृत अर्धचंद्राकार रूप में स्थित जो पहाड़ियां हैं वो स्थानीय भाषा में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां या मुकुंदरा हिल्स के नाम से जानी जाती हैं। इनका जो ढाल है इन पहाड़ियों का वो उत्तर की ओर है। ठीक है, तो यहाँ से जैसे मान लो चंबल नदी आ रही है, पार्वती है, परवन है। ठीक है, तो ये जो नदियाँ हैं वो दक्षिण से बह के और उत्तर की ओर आ रही हैं और फिर यहाँ पे चंबल का हिस्सा है वो बन जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो पहाड़ियाँ हैं इन पहाड़ियों का ढाल किधर हो गया? उत्तर की ओर, जिसके कारण से नदियाँ जो हैं वो यहाँ से इस ओर उत्तर की ओर जाके और चंबल में मिलती हैं। तो इन पहाड़ियों का जो ढाल है वो उत्तर की ओर स्थित है। इसके अलावा राजस्थान का जो तीसरा राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मुकुंदरा हिल्स, यानी मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान वो घोषित किया गया है
उसमें पहले जो 2 थे आपके भरतपुर का केवलादेव और राष्ट्रीय उद्यान, और रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है जो टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में है वो, और तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो घोषित किया गया है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राजस्थान का तीसरा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है ये। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान के विभिन्न पठार। राजस्थान में मुख्य जैसे मान लो जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो हो गए। नेक्स्ट अपन बात करें पठारी भाग की, तो मुख्य जो पठारी क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं सिरोही में स्थित उड़िया का पठार। पहला इसमें उड़िया का पठार। उड़िया का पठार जो है वो सिरोही में स्थित है, और जो गुरु शिखर है, गुरु शिखर के बिल्कुल पास में, गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे की ओर स्थित है, और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई है 1360 मीटर। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया के पठार के रूप में जो गुरु शिखर के बिल्कुल नीचे स्थित है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचाई जो है वो कितनी है इसकी 1360 मीटर। दूसरा है आबू पठार। आबू का पठार, आबू पठार जो है वो भी सिरोही में स्थित है, और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठारी भाग है। तो राजस्थान में स्थित है जो दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो हो गया आपका आबू का पठार। नेक्स्ट है लासड़िया पठार। लासड़िया पठार, ये तो दोनों पठार हैं वो कहाँ पे आ गए आपके सिरोही में, दोनों पठार सिरोही में स्थित है। लासड़िया जो पठार है वो उदयपुर में जयसमंद झील, उदयपुर में जो जयसमंद झील है उसके आसपास में स्थित जो विच्छेदित पठार है, जयसमंद के आसपास स्थित विच्छेदित यानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कटा फटा पठार है ये। तो विच्छेदित जो पठारी भूभाग या उच्च भूभाग है उसको स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, लासड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भोराट का पठार। भोराट पठार, इसके बारे में अपन ने पहले भी बात कर ली थी। भोराट का जो पठार है यहाँ पर जो आपके उदयपुर में गोगुंदा, उदयपुर का गोगुंदा और राजसमंद का कुंभलगढ़, उदयपुर के गोगुंदा और राजसमंद के कुंभलगढ़ के बीच में स्थित उच्च पठारी भाग, ये जो पठारी भाग है वो एक वाटर डिवाइडर के भोराट के पठार का पश्चिमी पार्श्व है। भोराट पठार का पश्चिमी जो पार्श्व है वो वाटर डिवाइडर के रूप में, क्योंकि इस पश्चिमी पार्श्व से इधर जितनी भी नदियाँ निकल रही हैं वो सारी इधर पानी लेके आ रही हैं, और इसके इधर जितनी भी हैं वो जो लूनी अपवाह क्षेत्र है वो आ जाएगा इसमें। तो इसका जो पश्चिमी पार्श्विक भाग है वो वाटर डिवाइडर या जल विभाजक रेखा के रूप में स्थित है। तो भोराट का पठार कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में, कुंभलगढ़ व गोगुंदा के बीच में स्थित जो उच्च पठारी भूभाग है वो भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल पठार, इसके बारे में अपन ने बात कर ली थी कि यहाँ पर ये जो भाग है घोड़े की नाल के आकार में, ये चित्तौड़गढ़ और दूसरा ये भाग है वो चित्तौड़गढ़, दो जिले ऐसे हैं जो खंडित रूप में, जैसे अपन ने बात की एक तो अजमेर, तो अजमेर में यहाँ पर जो टाटगढ़ रावली है वो उसके चारों ओर राजसमंद जिले का विस्तार है, तो ये खंडित रूप में। दूसरा जो जिला खंडित रूप में है वो चित्तौड़गढ़, यहाँ चित्तौड़गढ़ का भाग आ गया, यहाँ पे फिर ये भाग है वो भीलवाड़ा आ जाएगा और फिर वापस चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। तो राजस्थान में दो जिले ऐसे हैं जो खंडित रूप में स्थित हैं। तो इधर ये जो घोड़े की नाल के आकार में जो चित्तौड़गढ़ का भाग है यहाँ पे स्थित है भैंसरोड़गढ़, इस भाग में
स्थित है भैंसरोडगढ़। तो भैंसरोडगढ़ से लेके और भीलवाड़ा का जो बिजोलिया क्षेत्र है, भैंसरोडगढ़ से लेके और बिजोलिया क्षेत्र के मध्य उच्च पठारी भूभाग, ठीक है, ये एक पथरीले जो है चट्टानी भाग के रूप में, तो ये उच्च पठारी जो भूभाग है वो किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल। अपन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये अपना जो नेशनल मूवमेंट है राजस्थान का, उसमें भी पढ़ा जाता है कि जो किसान आंदोलन है उसमें बिजोलिया का किसान आंदोलन वो काफ़ी प्रसिद्ध है, बिजोलिया किसान आंदोलन। तो वो जो क्षेत्र है वो ऊपरमाल वाला भाग था, यानी जो लाग बाग या जो कर लगाए गए थे जिनका विरोध किया गया था, तो वो जो क्षेत्र है वो क्षेत्र था ऊपरमाल का, ठीक है। तो जो यहाँ का जो किसान आंदोलन है वो भी प्रसिद्ध है। तो ऊपरमाल का पठार यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ और भीलवाड़ा के बिजोलिया के बीच में, भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच में स्थित उच्च पठारी जो भाग है वो किस नाम से जाना जाता है? ऊपरमाल के पठार के नाम से। महाभारत काल में या जनपद युग में इस क्षेत्र को विजयापल्ली, इस क्षेत्र को विजयापल्ली के नाम से जाना जाता था। ये इसका उपनाम या स्थानीय पुराना नाम था इसका। नेक्स्ट है मेषा पठार। मेषा का पठार, मेषा पठार जो है वो जो है आपके चित्तौड़ में, मेषा पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो किला इसी पठार पे स्थित है। चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़ का जो किला है वो इसी पठारी बाग पर स्थित है। इसके अलावा कांकनवाड़ी, कांकनवाड़ी पठार, कांकनवाड़ी जो पठार है वो अलवर में स्थित है। कांकनवाड़ी पठार अलवर में स्थित पठारी भूभाग जिसके ऊपर अलवर का किला है जिसका नाम है कांकनवाड़ी किला, अलवर का किला जिसका नाम है कांकनवाड़ी किला, ठीक है। तो ये जो किला है वो इसी पठारी भूभाग पर स्थित है। तो ये आपके राजस्थान के प्रमुख पठार हो गए, जिसमें उड़िया का पठार सबसे ऊंचा, सिरोही में आबू पठार दूसरा सबसे ऊंचा पठार है, लासड़िया पठार उदयपुर में जैसमंद झील के पास में स्थित जो विच्छेदित कटाफटा भाग है उच्च भूभाग, उसको लासड़िया पठार के नाम से जानते हैं। भोराट का पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में स्थित उच्च पठारी भाग है, वो भोराट नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल भैंसरोडगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, वहाँ से लेके और भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का उच्च भूभाग है वो इस नाम से जाना जाता है, एक पथरीले भूभाग के रूप में है। और मेषा का पठार जिसके ऊपर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, और कांकनवाड़ी पठार जो अलवर में स्थित है। कांकनवाड़ी का जो किला है वो यहाँ पर स्थित है। इसके बाद में अपन देखते हैं अरावली जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उस पर्वत श्रृंखला में विभिन्न जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके बीच में स्थित बेसिन या उपजाऊ भाग या निम्न भाग जो उपजाऊ क्षेत्र के रूप में या उपजाऊ बेसिन के रूप में स्थित हैं। तो इनकी अगर अपन बात करें तो ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि उपजाऊ भूभाग के रूप में अरावली प्रदेश में स्थित हैं। ऐसे जो बेसिन हैं यानी जिनकी चारों ओर पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है और नदियाँ वगैरह से मान लो उस निम्न भूमि में कांप मिट्टी का जमाव है वो करती रहती हैं, तो ये उपजाऊ मैदान के रूप में है। और उपजाऊ मैदान होने के कारण से यहाँ पर कृषि कार्य और मानवीय बसाव है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गया है, और ये जो क्षेत्र हैं वो शहरी क्षेत्रों के रूप में विकसित हो गए हैं वर्तमान में। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं उसकी अगर अपन बात करें तो अरावली क्षेत्र में स्थित विभिन्न बेसिन या निम्न भूमियाँ, इसमें अपन बात करें तो एक तो आ गया अलवर बेसिन, अलवर बेसिन, अलवर बेसिन में जो अलवर शहर है वो बसा हुआ है। दूसरा सरिस्का बेसिन, यानी चारों ओर
पहाड़ियाँ हैं और ये निम्न भूमि के रूप में स्थित है। दूसरा आ गया सरिस्का बेसिन, तो ये भी अलवर में स्थित है। तीसरा है आपके जयपुर बेसिन। जयपुर बेसिन, जयपुर और उसके आसपास का क्षेत्र जो चारों ओर से जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ है, वो हो गया आपका जयपुर बेसिन। इसके अलावा अजमेर बेसिन। अजमेर बेसिन, अजमेर जो शहर है उसके चारों ओर जो पहाड़ियाँ आसपास का जो क्षेत्र है वो पहाड़ी भूभाग के रूप में, और ये भाग है वो उपजाऊ मैदान के रूप में है। अजमेर बेसिन और पुष्कर बेसिन। पुष्कर बेसिन, तो ये जो पुष्कर बेसिन है वो क्षेत्र भी कहाँ पे स्थित है? अजमेर में। और एक आपके राजसमंद बेसिन। राजसमंद बेसिन, तो राजसमंद के आसपास का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और उदयपुर बेसिन। उदयपुर बेसिन, उदयपुर शहर और उसके आसपास का जो भाग है वो इसके अंतर्गत आएगा। और झाडोल बेसिन। यानी उदयपुर में स्थित है झाडोल क्षेत्र, तो वो भी एक बेसिन के रूप में स्थित है। ठीक है, तो ये ऐसे भूभाग हैं जिनके चारों ओर पहाड़ियाँ स्थित हैं और निम्न भूमियों के रूप में है, उपजाऊ मैदान या उपजाऊ घाटियों के रूप में स्थित है, जहाँ पर कृषि कार्य और मानवीय बसाव है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ऐसे जो भूभाग हैं वो बेसिन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये प्रमुख बेसिन हैं जो अरावली पर्वतीय क्षेत्रों के मध्य उपजाऊ भूमियों के रूप में स्थित है। इसके अलावा अपन बात करें कि अरावली क्षेत्र में स्थित विभिन्न जो अभयारण्य हैं उनकी अगर अपन बात करें तो एक तो आ गया आपके सरिस्का। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य आपके अलवर में। सरिस्का जो वन्यजीव अभयारण्य है वो आ गया अलवर में, यहाँ पे स्थित है आपके सरिस्का। और अजमेर में आ गया टाडगढ़ रावली। टाडगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो अजमेर में, टाडगढ़ जो है वो अजमेर में स्थित है। इसके अलावा सीता माता। सीता माता वन्यजीव अभयारण्य प्रतापगढ़। वर्तमान में सीता माता जो वन्यजीव अभयारण्य है वो यहाँ पे आ गया प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो किस लिए जाना जाता है? उड़न गिलहरियाँ, ये यहाँ की विशिष्ट जो है कि उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है ये क्षेत्र, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ अभयारण्य है जो आपके राजसमंद में। और आबू अभयारण्य सिरोही में। और सज्जनगढ़ अभयारण्य जो है आपके उदयपुर में। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ अभयारण्य हैं जो अरावली पर्वत जो श्रेणियां हैं वहाँ पर स्थित हैं। ठीक है, जो राज्य स्तरीय अभयारण्य हैं इनकी देखरेख का जो कार्य है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि अरावली जो है वो खनिज पदार्थों की दृष्टि से काफ़ी धनी क्षेत्र है, क्योंकि अरावली की जो मूल संरचना है उसमें क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट प्रकार की जो पुरानी चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं। तो चट्टान जितनी ज़्यादा पुरानी होगी उसमें विभिन्न जो खनिज पदार्थ पाए जाने की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो अरावली को अपन पढ़ते हैं प्री कैम्ब्रियन युग की है। यहाँ जो चट्टानें हैं वो क्वार्टजाइट प्रकार की, यानी चट्टानें जो हैं उनका रूप परिवर्तन हो गया है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। या फिर यहाँ पे जो प्राथमिक चट्टानें हैं ग्रेनाइट चट्टानें जो काफ़ी पुरानी चट्टानें हैं जो सबसे पहले बनी थी धरातल पे, तो इस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर
पाई जाती हैं। तो जो चट्टानें जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, जितनी ज़्यादा कायांतरित रूप में होंगी, वहाँ पे खनिज पदार्थ भी उतनी ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो अरावली क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो खनिज पदार्थों की दृष्टि से काफ़ी संपन्न क्षेत्र है। यहाँ अनेक धात्विक और अधात्विक पदार्थ जो हैं, जो खनिज पदार्थ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। साथ में विभिन्न प्रकार के जो चट्टानी या जो इमारती जो पत्थर हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि जो ग्रेनाइट या जो आपके मार्बल और ग्रेनाइट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में राजस्थान में अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर निकाला जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये जो पूरा अरावली के पश्चिमी जो भाग है वो पूरा का पूरा किस प्रकार का क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका विस्तार, डेजर्टिफिकेशन अगर अपन देखें, मरुस्थलीकरण अगर अपन देखें तो मरुस्थल का जो प्रसार है वो किधर हो रहा है, पूर्व की ओर, यानी हवाओं के द्वारा जो रेत है वो उड़ा के पूर्व की ओर लाई जा रही है। तो पूर्व की ओर मरुस्थल का प्रसार है वो हो रहा है, लेकिन अरावली जो है वो एक अवरोध के रूप में है। तो अगर मान लो एक तरीके से अपन देखें कि अरावली का ये विस्तार नहीं होता, इस प्रकार से अरावली अगर मान लो नहीं होती तो हो सकता है ये पूरे के पूरे जो क्षेत्र हैं उनमें मरुस्थलीकरण हो जाता। यहाँ भी आज अपने को डेजर्ट देखने को मिलता, लेकिन अरावली का जो विस्तार है वो मरुस्थलीकरण के प्रसार में एक अवरोध के रूप में है। तो मरुस्थलीकरण के अवरोध के रूप में या मरुस्थलीकरण को रोकने का जो कार्य है वो अरावली के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इसका जो विस्तार है वो किधर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, और जो मरुस्थलीकरण का जो प्रसार हो रहा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर हो रहा है। तो अरावली जो पर्वतमालाएं हैं वो इस मरुस्थलीकरण के प्रसार को रोकने में सहायक हैं, इसमें अवरोध या बाधा के रूप में स्थित हैं। लेकिन अपन जैसे अरावली पढ़ते हैं तो अरावली जो है यहाँ पे टाटगढ़ तक, यहाँ तक सघन रूप में है, लेकिन उसके बाद में अरावली में विभिन्न गैप्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो मध्य अरावली के बाद का जो क्षेत्र है, मध्य अरावली और उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैप्स जो हैं वो बन गए हैं, और वास्तव में मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है वो इन्हीं गैप्स के माध्यम से हो रहा है। और सबसे बड़ा जो गैप है वो है अरावली में सांबर गैप, सांबर गैप या सांबर अंतराल या सांबर गैप या सांबर दर्रा, इस नाम से भी ये जाना जाता है। और डेजर्टिफिकेशन जो है, मरुस्थलीकरण का जो प्रसार है वो सबसे ज़्यादा इसी गैप के माध्यम से हुआ है। इसके अलावा जैसे मान लो टोटल 12 गैप हैं अरावली क्षेत्र में, मध्यवर्ती अरावली और जो उत्तरी पूर्वी अरावली है उसके अंदर अपन देखें तो टोटल 12 गैप हैं वो चिन्हित किए गए हैं, जिनके माध्यम से मरुस्थल का जो प्रसार है वो हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन है वो हो रहा है। तो इसमें प्रमुख जैसे मान लो आपके लूनी गैप है वो आ जाएगा, भूनी गैप है, नागौर गैप है, या सीकर के पास में आपके जो है रेवाशा रानोली जो गैप है वो आ जाएगा। इस प्रकार से झुंझुनू में जो सिंघाना गैप है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे गैप्स हैं जिनके माध्यम से डेजर्टिफिकेशन जो है, मरुस्थलीकरण जो है वो हो रहा है। तो देखें तो ये आपके राजस्थान के विभिन्न पर्वत और विभिन्न प्रकार के जो पठार हैं वो हो गए। नेक्स्ट अपन देखेंगे राजस्थान का उत्तरी पूर्वी मैदान या राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश।